जी हाँ, तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल टीच टेच प्रताप में। दोस्तों, आज मैं प्रताप आप लोगों के समक्ष लाया हूँ क्षितिज पाठ 1 प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन आज हम दो बैलों की कथा कहानी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं क्षितिज पाठ एक प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ क्या की बात कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर की। चलिए प्रश्नोत्तर को हम कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो हमारा उत्तर होगा, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते। ये एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती। एक प्रकार से जो लावारिस थे उन पशुओं को रखा जाता था। एक प्रकार से उन पशुओं की क्या की जाती थी, देखभाल की जाती है, तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। वहां निम्नलिखित कारण से पशुओं की हाजिरी ली जाती है। प्रश्न था, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, क्यों ली जाती होगी प्रश्न था। तो उसमें हमने एक ये है उसके कारण, ये 3 कारण है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना आवश्यक है, क्या कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता जो लावारिस होते। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती। वहां निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। हमारा पहला कारण है दोस्तों, पशुओं की संख्या का ठीक पता रहे। दूसरा कारण है, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। तीसरा है, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। जैसे कोई पशु अधिक ऊधम मचा रहा है, उत्पात कर रहा है, तो उसे हम अलग रख सकें, इसलिए वहां डेली हाजिरी दी जाती थी। हमारा सेकंड प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया छोटी बच्ची का। देखिए, अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो रुकिए, आप इंतजार कीजिए। चलिए, प्रश्न तो हमने पढ़ ही लिया है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उत्तर है हमारा, बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है। पहला कारण है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी इसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। हमारा दूसरा कारण था, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी हम जीवन परिचय आपको करा चुके हैं, आपके पास बुक होगी, तो आप वहां से कहानी को पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है, यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन आपके पास एक बुक नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको जो पाठ पढ़ाया करूंगा उसकी कहानी को आपके पास शेयर कर दिया करूंगा। तो आप वहां से उस कहानी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर मात्र आपको जीवन परिचय और कहानी को ही सॉल्व, प्रश्नोत्तर को सॉल्व कराऊंगा। आपको कहानी प्रश्नोत्तर में मिल जाएगी, लेकिन आप कहानी पढ़ना आवश्यक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना लिख के भेज देना, आपको किस पार्ट का चाहिए, पूरी बुक चाहिए हो तो आप भेज देना, फ्री प्रोवाइड है भैया, वहाँ वहां से आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 70782425, ये देखिए 51 है। क्या है, 7078242551, ये है मोबाइल नंबर। आप इस पर व्हाट्सएप करें। तो हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए उत्तर क्या होगा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का हित सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा कारण है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्ग की भलाई में योगदान देना चाहिए। कारण है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारे कारण है। अब मैं आपको इसका थोड़ा समझा देता हूँ। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। तो जो नीति विषयक मूल्य का मतलब है, जो मूल जो मेन जो हमारे वहां उभर कर आए हैं हमें सीखने के लिए, वो क्या थे नीति विषयक मूल्य। कौन कौन से उभर के आए, तुम्हारा पहला है, एकता में शक्ति होती है। ये बात सच्ची है दोस्तों, एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, वही सच्चे मित्र की पहचान है, जो किसी भी मुसीबत के समय आपको नहीं छोड़े। समाज को सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्ग की भलाई में योगदान देना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोग होते हैं, उन्हें निम्न वर्ग के लोगों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाना चाहिए। अब देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद्र ने प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत, ये देखिए फिर से पेन काम नहीं किया, चलिए हाँ चलिए, प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अथवा मूढ़ का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया। देखिए, जब आप कहानी पढ़ेंगे वहां क्या होगा, जो प्रेमचंद्र जी थे उन्होंने गधे को मूर्ख नहीं बताया था, उन्होंने मूर्ख न प्रयोग न करके किसी और नए अर्थ की ओर संकेत किया था। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं। गधे को, उत्तर है, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है, मूर्ख से भी अधिक समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद्र जी ने स्वयं कहा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। गधे में बहुत सारे सद्गुण होते हैं। कैसे, मैं आपका थोड़ा कहानी की तरफ से बता देता हूँ कि गधे पर आप कितना भी काम करवा लीजिए, कितना भी उसे मारिए, कितना भी बोझा ढुलवाइए, लेकिन वो कभी आपको तंग नहीं करेगा। आपने ना गधा कभी तंग करता हुआ देखा होगा। गधा एकदम शांत रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे अच्छा खाना पीना मिले तो सही और ना मिले तो सही। बहुत सहनशीलता और बहुत सहनशीलता वाला जानवर होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो कदाचित उस सीधापन है उसका, इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। कहानी में क्या, दो बहनों की कहानी में उन्होंने ये दिखाया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में दोस्ती, गहरी दोस्ती थी। तो हमारा उत्तर है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दी जाती तो गर्दन हिला हिला कर चलती। उस समय यह एक चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए। जो बैल थे वो चाहते थे कि सबसे ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए, एक दूसरे को ऐसे ही चाहते, वो मेरी गर्दन पर अधिक आए कि मेरी गर्दन पर अधिक आए। तो इसी प्रकार दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते,
साथ हाथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। इससे क्या पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। मटर खाते समय मोती के कपड़े कपड़े नहीं, सॉरी सॉरी, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों कांजी हाउस में बंदी बन गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते और डडियल डडियल का भी मुकाबला भी करते। तो इन सभी से हमें क्या, इन घटनाओं से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। और बहुत सारी घटनाएं। अब देखिए छठवां है, लेकिन औरत जात पर, छठवां प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। ये किसने कहा था? ये कहा था, हीरा ने कहा था। मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। चलिए उत्तर देख लेते हैं हम। जो प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी, तो ये बात कहा, ये जो कहा हीरा ने, ये कहानी में हीरा जो एक बैल है इस कहानी में, उसने कहा, तो ये प्रेमचंद्र के स्त्री पर दृष्टिकोण को हमें स्पष्ट करना है। तो चलिए, हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। पहले के समय में क्या था, स्त्रियों को यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसी को देखते हुए वहां नियम बने कि पुरुष द्वारा स्त्री को शारीरिक दंड ना दिया जा सके। हीरा मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उसके उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रतन प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान में पक्षधर भी थे। वे स्त्री तथा पुरुषों की समानता से पक्षधर थे। इसका कहने का मतलब है कि पहले की समाज जो थी, वहाँ क्या होता था, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता था और वे उन्हें यातनाएं दी जाती थी, पुरुषों द्वारा शोषित थी। तो इसलिए वहां की समाज में नए नियम बने कि पुरुषों द्वारा स्त्री को शारीरिक दंड ना दिया जाए। तो उन्हीं नियमों का पालन हीरा मोती ने किया, क्योंकि वे भले इंसान के प्रतीक। इसीलिए लेखक क्या है, नारियों के सम्मान में पक्षधर थे। वो स्त्री तथा पुरुषों के समानता से पक्षधर थे। अब देखिए हमारा सातवां प्रश्न है। यहाँ हम टोटल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 15 प्रश्न है इसमें हमारे चैप्टर में। हमारा सातवां प्रश्न है, किसी किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर है हमारा, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी झूरी काचिता झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार होते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है, देखिए पशु मनुष्यों के साथी रहे हैं आदिकाल से ही। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु वरदान है। क्यों वरदान है? देखिए दोस्तों, यदि पशु ना हो तो किसान ना हल चला पाएगा, बोझ ढोना, पानी खींचना, सवारी करना, ये भी पशुओं द्वारा होता था। जैसे घोड़ा,
बैल की बुग्गी से भी लोग सवारियां करते हैं। इसी प्रकार जो किसान होता है वो अपने पशुओं से अपने परिवार के सदस्य की भांति प्रेम करता है, और पशु भी उसके लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए हमारा 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये क्या है? ये जो हमारी कहानी है दो बैलों की कथा, उसमें ये कहा गया है। मोती ने कहा था, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। मोती के इस कथन की आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उसकी विशेषताएं बतानी है हमें, तो हम उत्तर में लिखेंगे, मोती के उक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वो मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा है, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद में शाण को पराजित करता है। वह हीरा की मदद से शाण को पराजित करता है। देखिए ये क्या है, ये जो कहा था मोती ने, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये तो सब आशीर्वाद देंगे। ये सब तो आशीर्वाद देंगे, ये सब आशीर्वाद देंगे। ये प्राणी कौन है? वहां जो ये कांजी हाउस में बंद हुए थे हीरा मोती, वहां गधा, बकरी, भैंस, घोड़े, ये बहुत सारे जानवर थे। तो जो उसने कांजी हाउस की दीवार तोड़कर उनको निकाला था, तो फिर जो निकल गए थे तो हीरा ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, तो वो दोनों नहीं गए थे। तो उसने कहा इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो ये उसने कहा था, तो इससे उसकी ये विशेषताएं प्रकट होती हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई। देखिए ये कौन विशेषता है मोती की? मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। आशा स्पष्ट कीजिए। अब ये आशय हैं हमारे, इसको हमें स्पष्ट करना है। पहला है 9.1, अवश्य ही उनमें से कोई गुप्त शक्ति थी। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये कहानी में कहा गया था, जो हमने शुरुआत में जब ये कहानी स्टार्ट की थी तभी, कि हीरा और मोती एक दूसरे से अपनी बातें कर लिया करते थे मन ही में। तो अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी नहीं समझ पाया। ये था, तो हम उत्तर में इसको स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। कि उत्तर है, हीरा और मोती कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे, पर आए तो एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी शक्ति नहीं होती कि वह एक दूसरे के मनोभावना को समझ सके। अवसर वह स्वार्थ के कारण भी एक दूसरे के हित सोचना नहीं चाहता। इसका कहने का मतलब क्या है, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। हीरा मोती एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे, प्राय भी एक दूसरे की भलाई की सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, ये बात सत्य है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि एक दूसरे की मनोभावों को समझ सके। क्या आप दूसरे के मनोभावों को समझ सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है? नहीं। लेकिन जानवर समझ जाता है। इंसान क्यों नहीं सोचता? क्योंकि अवसर व स्वार्थ के कारण भी एक दूसरे के हित नहीं सोचना चाहते। इंसान अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसीलिए नहीं सोचता। तो यही है। अब हम देखते हैं 9.2, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मनोभूख। हाँ, तो थोड़ा काम था तो मैं अभी गया था। तो अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं।
उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये भी ये क्या है, आशय है। जो वो लड़की उन्हें रोटी देती थी उससे उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, पर उन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, मिल जाता था, उनको शांति मिल जाती थी। तो हमारा उत्तर है हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया, इससे ये क्षुब्ध थे। परंतु कभी परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव किया, सर्व और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। हम ये लिखेंगे। अब हमारा 10वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। गया ने हीरा मोती को दोनों बराबर भूसा खाने को क्यों दिया? ये देखिए, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ लेता हूँ। गया ने हीरा मोती को दोनों बराबर भूसा खाने को क्यों दिया? उसने बहुत कम भूसा दिया था और ना उसमें खल दी थी। तो हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वाइज है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती से व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो उत्तर है ग। वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। जो गया है वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हमारी रचना विभक्ति आ चुकी है। 11वां प्रश्न है इसमें। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना से भी सही है। ये क्या है? हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही है। हीरा और मोती की यह प्रक्रिया उस तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ये हमें अपनी रचना व्यक्ति के अनुसार करना है। आपको प्रश्न समझ में आया हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। पहले उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उनकी झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ? शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता। हमें शोषण के प्रति, इससे हमें एक सच्चाई भी मिलती है, हमें शोषण के प्रति क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि शोषित रहने वाले व्यक्ति कभी सुख नहीं रह सकते। तो यही इसमें कहा गया है, आप इसे देख सकते हैं। हम देख लेते हैं 12वां। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? तो हाँ, हमें लगता है कि यह कहानी आजादी की ओर भी संकेत करती है। तो किस प्रकार करती है उसको हम देख लेते हैं। उत्तर है यह कहानी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ ग्रामर भी कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी व्याकरण। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रत्यक्ष होता है कि डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़े, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट ना पड़े। तो जो हमारे प्रेमचंद्र जी थे, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने ये बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही, डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने एक कहानी लिखी थी आजादी से, वैसे मतलब आजादी से संबंधित। तो वो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, उस कहानी का, वो कहानी को प्रकाशित नहीं होने दिया था, उन्हें गुप्त कर लिया था उस कहानी को। इसलिए उन्होंने ये अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है ये कहानी। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, आजादी से आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैल से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय दोनों मिलकर आजादी के लिए संघर्ष रहते हैं। ये अपना देश झूरी का घर है इनका, लेकिन हमारा देश भारत है, और ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है। इसलिए अपना देश से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में दूसरे देश में रहना पसंद नहीं।
स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करती, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये क्रांतिकारी उस संघर्ष से याद दिलाता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। ऐसे ही हमारे वीर पुरुषों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था। इसी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। तो आजादी के लिए स्वत- संघर्ष करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गैर आजादी के कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं भाषा अध्ययन। 13वां प्रश्न, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ये देखिए क्या है, ये आपको ही, मैं इसको मिटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा कंप्लीट रूप से। देखते हैं, चलो। बस इतना ही, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ये क्या है, ये रिक्त स्थान थे तो वो हमें पूरे करने थे। वहां लिख रहा था, प्रश्न है बस इतना डॉट 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 काफी है, फिर मैं डॉट 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 जोर लगाता हूँ। तो क्या है, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब ही और भी वाक्य में किस बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं? ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसा प्रश्न एग्जाम में अवश्य आता है दोस्तों, तो आप सब प्रश्नों को बारीकी से समझ लें। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। निपात 5 ऐसे शब्द छांटने हैं जिसमें ही और भी का भी प्रयोग हुआ हो। तो देखिए क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये मैंने प्रश्न में आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूं। तो देखिए ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ तक हमारा प्रश्न है ये दोस्तों। बस इतना ही काफी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे वाक्य को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो हम पहले ही निपात के ऊपर 5 वाक्य देख लेते हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में नग्न बना दिया। ये कब कहा गया था? ये कहा गया था हमारा जब हमने कहानी पढ़ी थी तो उसी की शुरुआत में। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है, अवश्य ही, ये फिर आया ही, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। इसमें ही शब्द का प्रयोग कहाँ है? देखिए, साथ ही। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब ये कहाँ आ गए हम? अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमियां लठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ये हमारे ही निपात पर हैं। देखिए यहाँ भी 4 ही, यहाँ भी ही का प्रयोग हुआ है। तो हम देख लें भी निपात। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना। आपको वहां पूरा लिखना है। देखिए कहां से कहां तक शुरुआत हुई है, वहां से स्टैंडर्ड कहानी पढ़ेंगे तो ही निपात, ये आपको, देखिए हर किसी के पीछे डंडा लगा हुआ है। तो यहाँ भी का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो आपको उस डंडे तक लिखना है। ये जो हमारा ये भी होता है, विराम चिन्ह होता है, उस तक लिखना है आपको। ये कॉमा है। देखिए दूसरा है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। कौन? गधा। 4 बातें सुनकर गम खा जाती हैं फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। क्या महत्वपूर्ण थी? कि जो बैल थे वो गांव में अकेले आ गए थे, गया के घर से। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था कि टिक टिक कर दोनों उड़ने लगती थी। वो टिक टिक करता तो दोनों उड़ने लगती थी। यहाँ मार पड़ी, कहाँ मार पड़ी? गया के घर मार पड़ी थी उन्हें। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार लिखना है, मैंने पढ़ के बता दिया है, इसमें कुछ समझने लायक चीज नहीं है। तो आप कहानी पढ़ेंगे तो आप खुद कर देंगे इनको तो, लेकिन ये प्रश्न में दिया गया था इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो हमारा 14.1 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि
उधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। दीवार जो वहां जानवर पड़े थे कांजी हाउस उसमें, तो दीवार का गिरना था। फिर अधमरे जो वहां लोटे हुए थे, जिनमें उठने की शक्ति नहीं थी, वो भी चेतना से उठे हुए वहां से भाग रही थी। तो मिश्र वाक्य देखिए, उत्तर है मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। गौड़ वाक्य, दीवार का गिरना। देखिए ये आपको समझना आवश्यक है, ऐसे ही प्रश्न हमारी कहानियों में से आते हैं एग्जाम में। इसमें देखिए मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में उपवाक्य है, अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे, और गौण वाक्य है, दीवार का गिरना था। ये हमारा गौण वाक्य है और ये हमारा क्या है, उपवाक्य है। ये देखिए शब्द की बात नहीं कर रहा है, आप मिश्र शब्द समझ रहे हैं, नहीं, ये वाक्य है। तो वाक्य हमारा, ये दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे, ये हमारा पूरा वाक्य है। ये देखिए डंडा भी लगा हुआ है ये वाला। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं इसको। साहस का डरियल आदमी, या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, तो या कमेंट करें, कमेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। साहस एक डरियल तडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब इसमें भी मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य है, साहस एक दड़ियल आदमी आया। गौड़ वाक्य, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इसमें ये भी मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य है, हीरा ने कहा, और गौण उपवाक्य, गया से घर के नाहक भागे। मैं बचूंगा तो बिकेंगे, मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य है तो बिकेंगे, और गौण वाक्य है मैं बचूंगा। तो हमारा पहले दिया गया है वो है हमारा मुख्य वाक्य, एक शॉर्ट ट्रिक है लेकिन आपको समझना है। हमारा जो आगे दिया जाता है वो हमारा होता है मुख्य वाक्य, जो पीछे दिया जाता है कॉमा के पीछे। ये देखिए यहाँ ये कॉमा लगा हुआ है ये वाला, तो हमारा वो होता है गौड़ वाक्य। मिश्र वाक्यों में ये मिश्र है। मिश्र कैसे पता चला कि ये मिश्र है? अब मैंने इतना पढ़ दिया है तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि ये कैसे है। हाँ, यहाँ से मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें कॉमा लगा है। यहाँ दीवार का गिरना था कि अधमरे भी जानवर चेत उठे, तो क्या है ये भी मिश्र वाक्य। कॉमा ना लगा हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, कॉमा लगना था वैसे। दीवार का गिरना था कि, तो ये क्या है, दो वाक्य दे दिए गए हैं मिश्र रूप में। इसी प्रकार ये कॉमा से पहले वाला, या कोई वाक्य पूरा हो रहा हो आप छोटा, तो वहां आप देख सकते हैं। तो वही हमारा मुख्य वाक्य, और लास्ट वाला गौड़ वाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। ये कहता है, कौन कह रहा है ये कहानी में, ये कहता है हीरा, नहीं कहता है, हीरा का जो साथी है वो कहता है बैल मोती। तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य। अब देखिए मुख्य उपवाक्य अगार वाला होगा। मुख्य उपवाक्य इसमें क्या है, मैं बेमारे न छोड़ता, गौड़ वाक्य। अगर वह मुझे पकड़ता मैं बेमारे न छोड़ता। मैंने कहा था क्या, कि जो कॉमा से अगार होता है वो होता है मुख्य वाक्य, जो कॉमा के बाद होता है वो होता है गौड़ वाक्य। ये मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये ट्रिक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको समझ के चलना है। ये ट्रिक बार बार काम नहीं आती है, इसका भी एक लॉजिक है, कि इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स होते हैं, इसकी कुछ शर्तें होती हैं, रूल्स होती हैं, उसके आधार पर ये ट्रिक चलती है। आप समझिए, उसके बाद इस ट्रिक को समझ सकते हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द फॉलो कर पाएंगे। तो हर किसी का कोई ना कोई ऐसे, हम जब प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल में बदलते हैं तो उसके भी कुछ टर्म्स एंड रूल्स होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी है, तो हर ट्रिक हर जगह कंप्लीट नहीं होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखें यदि आपको भी समझ में आया हो तो। ग्रामर का पार्ट है ये इस वाक्य का। हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब 5 मुहावरे, मुहावरा वाक्य प्रयोग। जी तोड़ काम करना, भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना, सेठ जी नौकर को मदद करने पर झूठा आश्वासन देते हैं कि जरूरत पड़ने पर टाल गए। ये क्या होता है, टाल जाना। किसी को हम झूठा आश्वासन देते हैं, जब उसे हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम उसे टाल देते हैं। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9 दो 11 होना, पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9 दो 11 हो गई। ईद का जवाब पत्थर से देना, ये मुहावरे आप याद कर लीजिए, व्याकरण का पार्ट है।
भारतीय खिलाड़ियों ने पाठ मतलब ये जो हमारा ये इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें कुछ व्याकरण का भी हिस्सा होता है। तो वह भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो दोस्तों हम प्रश्नोत्तर कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टी स्टेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।